हेलो दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। भारतीय संविधान के यूपी पेट में अब तक जितने सवाल पूछे गए हैं 2021 से 2025 तक के कुल 70 सवाल हैं। इन सभी 70 सवालों को हम एक साथ एक ही वीडियो में कवर करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से परीक्षा में सवाल निश्चित रूप से आएंगे। यहाँ से कम आपको आगामी परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न इसी क्लास से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो ईयर वाइज हम लोग देखेंगे, 2021 के पहले सभी प्रश्नों को देखेंगे, फिर 2022 के, फिर 2023 के, 2025 के। ईयर वाइज भारतीय संविधान के सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। यहाँ से हर साल ईयर में जो है पेट में 5 सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। कर पहला प्रश्न, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो दोस्तों ये राज्य सूची का विषय है, जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। तो दोस्तों जब हम संविधान की अनुसूचियां पढ़ते हैं तो संविधान की 7वीं अनुसूची है। 7वीं अनुसूची में इन 3 अनुसूचियों की बात की गई है, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची और एक अवशिष्ट सूची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य सूची। अगला प्रश्न, कह रहा भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के निदेशक तत्व, तो ये राज्य के निदेशक तत्व में पंचायती राज व्यवस्था की बात रखी गई है। यहाँ पे एक आता है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ही ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगर मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार दोस्तों, इसमें हम आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहते हैं। यहाँ से परीक्षा में सवाल आते हैं। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं था, ये भाग 4 ए में है, जिसको कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। ये अनुच्छेद 51 ए में है, अनुच्छेद 51 ए में है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको आप जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न, कह शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है अनुच्छेद 21 ए से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21 ए। तो दोस्तों इसको हमारे संविधान में कब जोड़ा गया? तो एक हुआ 86वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। कि अनुच्छेद 21 ए कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। इसको भी आप याद रखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 19 ये अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है। अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात करता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, यहाँ से ये सवाल बार बार परीक्षा में पूछा गया, अन्य परीक्षाओं में भी। ये उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी द्वारा रखा गया था और इसको संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया और आगे चल करके यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारा क्या बना? उद्देशिका। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 29। तो अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 21 तो ये देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 24 क्या है? अनुच्छेद 24 जो दोस्तों जो है बच्चों को कारखानों वगैरह में उनके शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। ठीक है। तो मूल अधिकार से जितने अनुच्छेद हैं दोस्तों सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, उसको एक क्लास में हम करा देंगे। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व उसको अलग से क्लास में, इसलिए यहाँ पे नहीं अभी ज्यादा बताएंगे। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? राज्य सूची का विषय पूछा। देखिए पिछले सवाल में भी, ये देखिए स्विफ्ट 2 का सवाल है, 24/8/2021 को पेपर हुआ है और स्विफ्ट 1 में भी राज्य सूची का एक सवाल था। तो दोस्तों इससे आपको ये पता चलता है पीवाईक्यू से कि किस क्वेश्चन की कितनी इंपॉर्टेंस है। कर पुलिस, कानून और व्यवस्था, जेल, दंड और प्रक्रिया। तो ऑप्शन डी दंड और प्रक्रिया ये राज्य सूची का विषय नहीं है। ठीक है। बाकी सारे जो विषय दिए गए हैं ये राज्य सूची के विषय हैं। पुलिस, कानून व्यवस्था, जेल ये राज्य सूची का विषय है।
निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? अर्धसंघीय संरचना, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, शक्तियों का वितरण, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता ये बिल्कुल है। शक्तियों का वितरण भी है, अर्धसंघीय संरचना भी है, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र हमारे संविधान की विशेषता नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? आर्थिक न्याय, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन सी। इसका अनुच्छेद 38 यही कहता है कि राज्य जो है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा, जिसमें सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की गई है। मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक कर्तव्य भी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 40। अभी हमने बताया अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल दोस्तों, अनुच्छेद 38 क्या है? यह सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की बात करता है। अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक सिविल संहिता की बात करता है। समान नागरिक सिविल संहिता की बात करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। जितने भी अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 46 क्या कहता है दोस्तों? एससी और एसटी और अन्य दुर्बल वर्गों के हितों की संरक्षण की बात करता है। दुर्बल वर्गों के हितों की संरक्षण की बात करता है अनुच्छेद 46। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता, रायल कमीशन। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957। ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। इन्होंने ही पंचायती राज व्यवस्था का विचार दिया था, त्रिस्तरीय। अगला सवाल, तो दोस्तों 2021 के जितने भी दोनों शिफ्ट के सवाल थे, 10 सवाल उसको हमने कंप्लीट कर लिए। अब आगे जो है हम लोग 2022 के जितने भी 4 शिफ्ट में पेपर हुए हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो आपकी तैयारी, आपका सफलता, आप अपने उत्तरों का विश्लेषण करें और निरंतर अभ्यास करते रहें। दोस्तों निरंतर अभ्यास से ही सफलता मिलेगी। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 के 20 जो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारत की संघ कार्यपालिका निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? संघ की कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं है? उपराष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री भी होता है, लेकिन राज्य का मुख्यमंत्री शामिल नहीं होता संघ की कार्यपालिका में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में है? सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में है अनुच्छेद 124। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है अनुच्छेद 124। प्रश्न 3, किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। प्रश्न संख्या 3। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो यह गृह मंत्रालय के अधीन आता है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संसद। संसद को किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए है? तो देखिए दोस्तों ये रिपीटेड सवाल है, अभी पीछे भी इस सवाल को हम लोग देख चुके हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। ठीक है, अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थाओं के स्थापना की बात करता है। अनुच्छेद 27 जो है कह रहा है धर्म की अभिवृद्धि के लिए टैक्स या कर से संबंधित है। अनुच्छेद 29 बता ही दिए हम, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात करता है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सा नया डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया? मादक पेय और ड्रग की खपत को प्रतिबंधित करना, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना,
आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसर में असमानताओं को कम करने की राज्य की आवश्यकता। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा डीपीएसपी में 3 अनुच्छेद जोड़े गए थे दोस्तों। एक तो 39 ए जोड़ा गया था, एक 43 ए जोड़ा गया था और एक 48 ए जोड़ा गया था। इसको भी आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? ये सभी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, जी बिल्कुल। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, जी। भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना। तो सारे ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन ए। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है सरकार की आलोचना करना, शासन करना, कानून बनाना, कर एकत्र करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कानून बनाना। ठीक है, कानून बनाना, जो कि केंद्र राज्य संबंध विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255 तक जो है ये केंद्र राज्य संबंध को दर्शाता है, विधायी संबंध को। सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चुनाव सुधारों से, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। दोस्तों आपके सिलेबस में जितना सारा टॉपिक दिया गया है, अगर आप सिलेबस से आप तैयारी करते हैं तो देखिए आपने सिलेबस में केंद्र राज्य संबंध दिया गया है, जो संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र राज्य संबंध। तो हर एक जितना सिलेबस में दिया गया उसी सिलेबस से ही आपके सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सिलेबस में भी बहुत ज्यादा नहीं है, इतना अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन आगामी परीक्षा में इससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? यूएसए, फ्रांस, आयरलैंड। कई बार सवाल पूछा गया, 4 स्टार का सवाल है दोस्तों। यह भाग 4 में है, डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से 51 तक, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार? जी नहीं, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह अनुच्छेद 32 में है, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार? जी। शोषण के विरुद्ध अधिकार? जी नहीं, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये अनुच्छेद 23 और 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये जो है अनुच्छेद 25 से 28 के बीच है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के मध्य। तो अनुच्छेद 19 में क्या शामिल है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानमंडल, जनता, न्यायपालिका। इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विधानमंडल, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान है, जी। द्विस्तरीय सरकार है, जी। एकल नागरिकता, जी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो दोस्तों इसमें से कौन सा शामिल नहीं है? यहाँ पे द्विस्तरीय सरकार की बात नहीं की गई है, हमारे यहाँ त्रिस्तरीय सरकार है दोस्तों, त्रिस्तरीय सरकार। एक तो केंद्र स्तर पे, दूसरा राज्य स्तर पे और तीसरा स्थानीय सरकार। ठीक है, अगला प्रश्न, एकल नागरिकता हमारे यहाँ है, लिखित संविधान भी है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी संविधान की विशेषता है, लेकिन द्विस्तरीय सरकार नहीं है। अगला सरकार अगला सवाल, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? देखिए इसके 3 स्तर हैं, एक तो केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, दूसरा स्थानीय स्तर पर। वे आदर्श जिन्हें राज्य की नीतियां का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए: मौलिक अधिकार, समाजवाद, गांधीवादी सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीतियां बनाते समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान में रखना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, इनमें से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 ए में जोड़ा गया। ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह, इसको भी आप याद रखिए, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको अनुच्छेद 51 ए में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, इसमें और क्या दिया है? अनुसूची 4(1) भाग 3 में देखिए मौलिक अधिकार है। अब भाग 4 में डीपीएसपी है, डीपीएसपी है। अब भाग 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? भारत के राष्ट्रपति, संघ की राजभाषा, राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन, संसद का संविधान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संघ की राजभाषा, अनुच्छेद 343 से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, संघ की राजभाषा अनुच्छेद 343। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? 110, अनुच्छेद 110 बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, अनुच्छेद 110 कई बार परीक्षा में सवाल पूछा गया है। ये 4 स्टार का सवाल है। धन विधेयक जिसको कि केवल लोकसभा में ही पारित किया जाता है, राज्यसभा जो है, राज्यसभा इसको केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। ठीक है, तो ये लोकसभा का अनन्य अधिकार है धन विधेयक। निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है? तो जो दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति की आयु कितना है? 65 वर्ष, ऑप्शन ए। तो दोस्तों 2022 के भी हमने कंप्लीट 20 सवाल देख लिए, जो कि 16, 15 और 16 अक्टूबर को जो हुए थे, वो दोनों शिफ्ट के हमने चारों शिफ्ट के सवाल देख लिए। तो आगे जो हम लोग सवाल देखेंगे 2023 के 28 एवं 29 अक्टूबर 2023 के चारों पालियों के 20 जो प्रमाणिक प्रश्न हैं भारतीय संविधान के, उसको देखेंगे। तो दोस्तों यदि आप पीवाईक्यू आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप मान के चलिए कि यहाँ से आप 80 प्लस अगर आप नंबर लाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ें। हम कंप्लीट हर सब्जेक्ट का इसी तरह से कवर कराएंगे। ठीक है, पीवाईक्यू अभी हम पॉलिटी का कर रहे हैं, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो साइंस के सारे जो स्टैटिक जीके हैं, सबको हम कवर करेंगे एक एक क्लास में। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? अधिकतम 6 महीना, ऑप्शन ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी 4 स्टार का सवाल दोस्तों। ये सब टेट में ही नहीं, अन्य परीक्षाओं में भी कई बार सवाल पूछे गए हैं। उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। तो इसका सही आंसर कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो दोस्तों अगर आप सिलेबस से आप पढ़ लेते हैं, देखिए सिलेबस में आपको सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दिया गया है। जितने सारे सवाल हम देख रहे हैं, सारे आपके सिलेबस से ही दिए गए हैं। पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया? तो दोस्तों ये दिसंबर 1992 में पारित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 73वां और 74वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, तो ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1992 में। इसको लागू कब किया गया? 24 अप्रैल 1973 को ये लागू हुआ था। अगला सवाल, भारत के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के अंतर्गत करता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया, और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए? तो इसका सही आंसर धारा 100, धारा 100, धारा 100। तो दोस्तों ये हिस्ट्री का भी सवाल है, ये हिस्ट्री में भी पूछा गया है सवाल। ठीक है, या तो आप इसको हिस्ट्री में पढ़ें या तो संविधान में, दोनों ही जगह पूछा गया है। अगला सवाल, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम या विधेयक पारित किया गया था? इल्बर्ट बिल, अधिकारों का बिल, आपराधिक जनजाति अधिनियम, सिंध भूमि अलगाव विधेयक। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू ने अधिकारों का बिल प्रस्तावित किया था। अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन थे? सुकुमार सेन, ऑप्शन ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, 4 स्टार का सवाल है, कई बार परीक्षा में सवाल पूछा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मामले पर
अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है। यह है साइबर कानून। साइबर कानून ये केंद्र सूची का विषय, अवशिष्ट सूची का विषय है, जिस पर जो कानून है कौन बनाता है? केंद्र सरकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइबर कानून। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं? राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं। यह किस अनुच्छेद में बात की गई? अनुच्छेद 165, 176, 175 और 164। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 175। अनुच्छेद 175 के तहत राज्यपाल जो है राज्य विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं और सदन को संदेश भेज सकते हैं। 165 में क्या है? राज्य का महाधिवक्ता। महाधिवक्ता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदर्शों, निर्णयों और मामलों के विवरण का एक व्यापक डेटा बेस प्रदान करता है? राष्ट्रीय विधि स्कूल ऑफ इंडिया, भारतीय कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। दोस्तों ये अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल पीछे नहीं पूछा गया था। तो अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस के संबंध में एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो हिंदू कोड बिल, दहेज निषेध विधेयक, पेप्सू विनियोग विधेयक, भारतीय डाकघर संशोधक विधेयक पर ज्ञानी जैल सिंह जो हमारे राष्ट्रपति थे, इन्होंने जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था 1986 में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू हुआ उसके 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को लागू किया गया, उद्घाटन किया गया। अच्छा सवाल है, ये भी कई बार 4 स्टार का सवाल है दोस्तों। लोग गलती कर देते हैं, 26 जनवरी लगा देते हैं, जो कि गलत है। जो सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया? नागौर जिला था राजस्थान का। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको लागू किया गया था। इसका उद्घाटन किया गया था राजस्थान के नागौर जिले से। पंचायती राज व्यवस्था यहीं से शुरुआत हुई थी, राजस्थान के नागौर जिले से। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? सदस्यों का नामांकन, अप्रत्यक्ष चुनाव, महाभियोग की शक्ति। यह जो है विधान परिषद को प्राप्त नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष इसका भी होता है, 6 वर्ष राज्यसभा का भी होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं? देखिए रिपीटेड सवाल है दोस्तों, आयरलैंड। ठीक है, डीपीएसपी भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, ये हम चौथी बार सवाल देख रहे हैं इसको। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया है? तो दोस्तों ये जो है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से जो है लोकसभा और राज्य की विधानसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, इसको अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? दोस्तों ये केलकर टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? अच्छा सवाल है दोस्तों, यह है अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 जो है मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। 165 तो राज्य का महाधिवक्ता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है महाधिवक्ता। ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट है, महाधिवक्ता। अगला प्रश्न, 13 दिसंबर 1946, देखिए उद्देश्य प्रस्ताव फिर से आ गया। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। देखिए दोस्तों, इसी क्लास में कितने सवाल रिपीटेड हुए हैं, इसलिए आपको जितने भी हर सब्जेक्ट के पीवाईक्यू आपको कंप्लीट करने ही करने हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे साथ बने रहते हैं तो आप मान के चलिए आपको 80 प्लस नंबर हम पक्का दिला देंगे, अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तब। किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 359। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति जो है अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 356 तो होता है राष्ट्रीय आपात। ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। तो 20 सवाल हो गए, ये हमारे 20 सवाल 2023 के भी हो गए। तो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं हैं। लेकिन अभी हमारा 2025 के 20 सवाल बचे हुए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों, हम ये कह रहे थे कि अगर आप हर सब्जेक्ट का पीवाईक्यू हमारे साथ करना चाहते हैं, अभी आपको हम इसके शॉर्ट्स नोट्स भी कराएंगे जो है परीक्षा से पहले तक। तो हम हर सब्जेक्ट का जो पीवाईक्यू इसी तरह से करा देंगे, हिस्ट्री का करा देंगे, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप एक बार चैनल पहले सब्सक्राइब कर लें। आइए 2025 के सवालों को देखते हैं। 2025 के जितने भी ऑफिशियल क्वेश्चन हैं उसको देखते हैं। 6 और 7 सितंबर 2025 की सभी शिफ्टों के सवाल। तो बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है। तो अनुच्छेद 348, 338, 359, 358। तो अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इस अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति जो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके अन्य मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। और अनुच्छेद 358 के तहत आपातकाल लागू होने पर जो अनुच्छेद 19 के अधिकार हैं स्वतः समाप्त हो जाते हैं, इसको समाप्त करने की घोषणा नहीं करनी पड़ती। ठीक है। ये 338 तो ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी और एसटी आयोग से संबंधित है। भारत का संविधान पहली बार 1928 में तैयार किया गया था मोतीलाल नेहरू द्वारा। मोतीलाल नेहरू द्वारा ये भारत का पहली बार संविधान तैयार किया गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ये हिस्ट्री में भी सवाल पूछा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? तो यह है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद की बात की गई, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की बात की गई है, पुनर्निर्वाचन की बात की गई है। और अनुच्छेद 46 में ये डीपीएसपी से संबंधित है। तो इसमें एससी, एसटी व अन्य दुर्बल वर्गों के हितों के संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे आर्टिकल हैं। प्रश्न वह है जिसके लिए कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तारांकित प्रश्न। वह कैसा प्रश्न है? तारांकित प्रश्न। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के जो पद की बात की गई है अनुच्छेद 63 में, और अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होंगे। राष्ट्रपति का तुमने बताया ही अनुच्छेद 52। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को संदर्भित करता है। धर्मनिरपेक्षता, एकात्मक प्रणाली, लोकतंत्र, संघवाद। क्या है इसका सही आंसर? संघवाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कर का अर्थ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के अंतर्गत गठित स्वशासन की संस्था है। पंचायत, जिला,
महानगरीय क्षेत्र, नगर पालिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए दोस्तों 2025 में जो पेट का पेपर हुआ उसमें 5-5 ऑप्शन आए हैं, एक तो उपरयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्नकाल और दिन के एजेंडे के बीच के समय अंतराल को क्या कहा जाता है? शून्यकाल। प्रश्नकाल के ठीक बाद का जो समय होता है उसको कहा जाता है शून्यकाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 129 के तहत अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? इसे संसद के किसी भी सदन में पेश नहीं किया जा सकता, जी नहीं। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता, बिल्कुल। इसे केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता, नहीं। संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, जी नहीं। तो इसका पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सही कथन है धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक क्या करे, समान कार्य, समान शिक्षा, समान वेतन, समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगी। आप सवाल संख्या 11 का सही आंसर हो जाएगा समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगी। अनुच्छेद 44 जो है, 44 देखिए 4-4 दोनों समान है, तो इसको आप याद रखिए। 4-4 समान है तो ये समान नागरिक संहिता, इसको आप ऐसे याद रख पाएंगे। भारत के संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है? भाग 1 मौलिक कर्तव्य, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नागरिकता भाग 2 में है, नागरिकता भाग 2 में। मौलिक अधिकार भाग 3 में है और मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है। अनुच्छेद भी आप याद रखिए, अनुच्छेद 51 है, इसमें जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक हैं, नागरिकता में अनुच्छेद 5 से 11 तक हैं और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं और डीपीएसपी भी भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के माध्यम से नागरिकों को गारंटी दी गई है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, स्वतंत्रता का अधिकार 18 से 22, बच्चों को रोजगार, समानता का अधिकार 14 से 18, इसको आप याद रखें। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 25 से 28, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात जो कि अनुच्छेद 29, 30 और एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो कुल 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं, सारे आप अनुच्छेद सहित याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो दोस्तों देखिए यहाँ से भी सवाल परीक्षा में पूछा गया, राजस्थान में नहीं है। तो पूरे हमारे भारत देश में कुल 6 राज्यों में ही द्विसदनीय विधानमंडल है, यानी कि एक विधान सभा होती है और एक विधान परिषद होता है। विधान परिषद, इसी को कहा जाता है द्विसदनीय मंडल। तो द्विसदनीय मंडल देखिए 6 ही राज्य में है ही है। 1 मिनट इसको हम बता देते हैं। द्विसदनीय विधानमंडल, विधानमंडल, तो जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों, एक तो हो जाएगा आपका यूपी, दूसरा हो जाएगा आपका बिहार और तीसरा हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, और चौथा हो जाएगा आपका कर्नाटक और पांचवा हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश और छठवां आपका हो जाएगा तेलंगाना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल दोस्तों, 6 नाम आप याद रखेंगे तो इससे सवाल आप कर पाएंगे। ठीक, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि राज्य विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। तो लेकिन दोस्तों इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे गोवा में 40 सीट ही है, गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है। ठीक है, इसको भी आप याद रखें कि यहाँ 60 से कम है। सिक्किम में अगर आप बात करेंगे 30 ही सीट है, सिक्किम में 32 है, सिक्किम में 32 है। तो संविधान के अनुच्छेद 170 में ये कहा गया है कि विधानसभा में अधिकतम 500 होंगे, 500 से अधिक नहीं होंगे। और सबसे अधिक अगर विधानसभा सदस्य हैं तो उत्तर प्रदेश में है 403। न्यूनतम जो है 60 सदस्य होने चाहिए, लेकिन गोवा, मिजोरम, सिक्किम में 60 से भी कम है, जो कि अपवाद है। मंत्री द्वारा
प्रस्तावित विधेयक को क्या कहा जाता है? सरकारी विधेयक। मंत्री द्वारा मंत्री का विधेयक नहीं कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा सरकारी विधेयक। अगर किसी मंत्री द्वारा कोई विधेयक लाया जाता है तो उसको सरकारी विधेयक कहा जाता है। गैर मंत्री द्वारा लाया जाएगा तो उसको गैर सदस्य विधेयक कहा जाएगा, मतलब गैर सरकारी विधेयक कहा जाएगा। भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, बल्कि सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य भाग 4 ए अनुच्छेद 51 ए में जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को। नीति निर्देशक तत्व सारे कई बार बता दिए दोस्तों। भारत के संविधान की शुरुआत होती है, संविधान की शुरुआत निर्देशक सिद्धांत से, नागरिकता से, मौलिक अधिकार से, प्रस्तावना से इसकी शुरुआत होती है। अच्छा सवाल दोस्तों, अगर आपने प्रस्तावना का हमारा क्लास नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप प्रस्तावना का आप कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे, आप प्रस्तावना का आप कंप्लीट वीडियो देख लीजिए। यहाँ से प्रस्तावना से परीक्षा में आपको कोई भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्रस्तावना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा, और यही सेम परिभाषा अनुच्छेद 36 में भी दी गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, अनुच्छेद 12 ये मूल अधिकार में है। सेम परिभाषा दोनों अनुच्छेद में दी गई है कि राज्य किसको कहा जाएगा, यानी कि हम किससे अधिकार की मांग करेंगे। और आज का हमारा दोस्तों लास्ट सवाल, एक संघीय राज्य की सबसे अच्छी विशेषता क्या है? एक दलीय शासन, सैन्य शासन, राजधानी में संपूर्ण शक्ति? नहीं, केंद्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने कंप्लीट 2021 से 2021 के 5 सवाल देखे, 2022 के 20 सवाल, 2023 के 20 सवाल और 2025 के हमने 20 सवाल, कुल मिलाकर के पॉलिटी के हमने 70 जो महत्वपूर्ण सवाल जो कि पीवाईक्यू में पेट में अब तक पूछे गए हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो इस तरह से आपको और भी वीडियो मिलती रहेगी। अगली क्लास जो हमारी होगी हिस्ट्री को, जो है कि भारतीय इतिहास का और राष्ट्रीय आंदोलन के जितने सवाल हैं उसको हम लेके आएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप तैयारी करते रहिए, लगातार अभ्यास करते रहें। आपकी तैयारी आपकी सफलता है। आप अपने उत्तरों का विश्लेषण करें और निरंतर अभ्यास करते रहें, इससे आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो सफलता दोस्तों एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। ठीक है, निरंतर अभ्यास करते रहने से आपका मूल्यांकन समाप्त होता है। सफलता निरंतर अभ्यास का परिणाम है। तो जितना आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप 80 प्लस टारगेट करना चाहते हैं, पेट में स्कोर करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ें। धन्यवाद दोस्तों। अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए आप हमसे जरूर जुड़ें। और अगर आपने वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसी नाम से आप सर्च करिएगा, टेलीग्राम चैनल वेब ग्लोबल स्टडीज से मिल जाएगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।